हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज किस में है कितना दम। ठीक है। और दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके लिए, जो हलवा क्वेश्चन होते हैं ना, जिन्हें कहते हैं सिंपल, एकदम से बहुत सिंपल, वो प्रश्न मैं आज नहीं कराऊंगा। एकदम से टफ लेवल वाले अच्छे प्रश्न कराऊंगा। ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। ठीक है। जी हाँ, ये प्रश्न बताना है दोस्तों। देखिए, मेरा जो है उद्देश्य, मेरा जो रहता है वो हर प्रश्न के पीछे कुछ ना कुछ आपको बताने का उद्देश्य रहता है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, ये आपको खाली जगह दिख रही होगी और एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। तो बताना है दोस्तों, वलय किसके चारों ओर पाए जाते हैं। तो आप इसमें कमेंट कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद आपने पढ़ा भी होगा सभी ने। जी हाँ, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। तो आप सभी लोग जानते भी हैं इस प्रश्न का जो उत्तर है, आपने शायद सुना होगा। चलिए मैं टिक लगा देता हूं पहले। शनि। ठीक है, शनि है। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज याद रखनी है, शनि, बृहस्पति, ठीक है, शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण, ये आपके जितने बाहरी ग्रह हैं ना, तो सभी बाहरी ग्रहों के ऊपर वलय पाया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है, यदि ऑप्शन में आपको मान लीजिए शनि भी दिया हो, बृहस्पति भी दिया हो, तो आपको शनि लगाना है। ठीक है। लेकिन आपको शनि भी नहीं दिया हो, बृहस्पति भी नहीं दिया हो और अरुण या वरुण में से कोई दिया हो, तो आप अरुण या वरुण को टिक कर सकते हैं। आपका एक नंबर एकदम से सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके इर्द गिर्द बलियों की संख्या 7 है। दोस्तों, क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपका शनि ग्रह के चारों ओर जो वलय पाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इन सब का जो वलय होते हैं, इन सब से मिलकर बने होते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, तो आप ध्यान रखेंगे 7 है दोस्तों, 7 है। ध्यान रखिए बिल्कुल। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो टाइटन है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। समझ रहे ना, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और आपको याद रखना है कि टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइटन आपका सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि आप बताइए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, कौन से ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तब भी आप कहेंगे दोस्तों शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। लेकिन अब आप कहोगे सर शनि के तो हमने आज तक नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ा है कि बृहस्पति के ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, अगर करंट की बात करेंगे, अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में आपका शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह है। यदि एग्जाम में आता है तो आप शनि को लगाएंगे अब। ठीक है। अब बृहस्पति को नहीं लगाना है सबसे ज़्यादा उपग्रहों में। ठीक है, आपको शनि लगाना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको टफ लगेगा और शायद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। 100, 37, 212, 32। तो आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर बताना है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों। जी हाँ, फ़ारेनहाइट पैमाने पर बताना है। जी हाँ, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इसमें आपको एक जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूले के थ्रू करना पड़ेगा। यदि आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे इस प्रश्न के लिए। ठीक है। जी हाँ, चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए बताता हूँ कैसे होगा। तो आपको सभी को पता है कि जो पानी का क्वथनांक होता है वो कितना होता है। तो अगर मैं कहूँ पानी का क्वथनांक, तो आप सभी लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि आपका 100 डिग्री पर। ठीक है। जी हाँ, 100 डिग्री पर आपका जो पानी होता है वो क्या करने लगता है, उबलने लगता है। आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। लेकिन एक सूत्र होता है इसके निकालने का, क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा है, C/5 बराबर F माइनस 32/9। दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है। अब C का वैल्यू तो आपको मिल गया। क्या मिल गया, क्योंकि क्वथनांक कितना होता है, पानी का क्वथनांक अगर सेल्सियस में बात करें तो पानी का क्वथनांक 100 होता है। तो 100 होता है दोस्तों, तो यहाँ पर 100/5 कर देंगे, क्योंकि ये तो हमें पता है ना।
तो 100/5 कर दिया और बराबर में इधर अब f-32 को इसको सेम लिख दिया। ठीक है जी हाँ, f-32/9 इसको बिल्कुल सेम लिख दिया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से और 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आएगा। सिंपल सा चीज़ है। और 20 से आप 9 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा, यानी कि 180 और आपका 32 कितना हो जाएगा, तो 212 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा। दोस्तों आप इस सूत्र के लिए याद कर लीजिए, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक है जी हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं। जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर। कि बताइए कि लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं। ऊष्मा का अच्छा सुचालक, ऊष्मा का अच्छा कुचालक, ऊष्मा का अर्धचालक या फिर हीटर। तो बताइए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप लोग सही देते हैं आंसर, तभी तो मैं कहता हूँ आप मेरे प्रिय भाई बहन हैं, इसीलिए आपसे दूर जाने का कभी मन नहीं करता दोस्तों। तो बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए, ऊष्मा का अच्छा सुचालक। ठीक है, ऊष्मा का अच्छा सुचालक जो होता है, मान लीजिए आपका चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या हैं, ऊष्मा के बहुत अच्छे सुचालक हैं। और इनको एक तरफ से अगर गर्म करेंगे तो दूसरी साइड से आपसे पकड़ा नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है, आप समझते हैं इस चीज़ को, भली भांति जानते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है जी हाँ, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। जिससे नहीं जमता वो आपको बताना है दोस्तों। KBDA कौन सा विटामिन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन सा विटामिन है दोस्तों। जी हाँ, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। या कोई बात नहीं, आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा दोस्तों। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आपका बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जैसे सूखा रोग भी कहते हैं, जो कि बच्चों में होता है। लेकिन अगर बड़ों में हो जाता है, यानी कि जो एजिड व्यक्ति होते हैं, अगर उनमें होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टोमलेशिया बोलते हैं। ठीक है जी हाँ, ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिससे रात में देखने में प्रॉब्लम होती है, दिखने में बहुत समस्या होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, मजा आ गया हो एकदम से तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक ठोक दीजिए दोस्तों, ठोक दीजिए एक लाइक। ठीक है, बात करते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो ध्यान रखेंगे इसको भी, कि विटामिन के का रासायनिक नाम को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं दोस्तों। ठीक है, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। विलियन पाठ की प्रायोगिकता व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए दोस्तों। नारियल का तेल, नारियल का पानी, सोडियम क्लोराइड या फिर पारा। बताइए, विलियन पाठ की प्रायोगिकता व्याख्या हेतु बताना है कि विलियन की अगर प्रायोगिकता को पढ़ाना है तो आपके लिए, अगर आप शिक्षक हैं तो कौन सा पदार्थ लेना चाहिए। नारियल का तेल, नारियल का पानी, सोडियम क्लोराइड या फिर पारा। जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपको पता है श्री गुरु एकेडमी और मनु वर्मा ऐसे प्रश्न लाते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे फंसते हैं। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होगा। देखिए, विलियन क्या होता है, विलियन में बहुत सारे क्या होता है, तत्व मिले होते हैं। तो आप बताइए, नारियल के तेल में क्या तत्व मिले हैं, नहीं मिले हैं। नारियल का तेल तो नारियल का तेल है, पानी भी पानी है, लेकिन सोडियम क्लोराइड में तत्व मिले हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, ये थोड़ा आपको गड़बड़ हो गया है। हाँ जी हाँ, आपका ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तो ध्यान रखें, आपका सोडियम क्लोराइड होगा। ठीक है, ये वाला सी वाला, इसे सी कर लीजिए, इसे डी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगर आपको नहीं पता है तो अपनी कॉपी में जरूर नोट करिए। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जब भी वीडियो देखें ना, तो वीडियो देखते टाइम आपको क्या करना है, एक कॉपी और पेन, अपने भाई मनु वर्मा की थोड़ी सी रिक्वेस्ट मान लीजिए कि एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें। बताएंगे दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक गर्म करते हैं, उसके बाद 90 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट तक गर्म करते हैं। क्या ये एक प्रोफार्मा होता है।
तो आप कहेंगे ये तो नहीं होता, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगला देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। ठीक है दोस्तों, हमेशा ये वाला भी आपका नहीं होगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आपको राइट आंसर मैं बता देता हूं कि राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पहले हम क्या करते हैं, दूध का अगर हमें पाश्चुरीकरण करना है तो उसके लिए 71 डिग्री सेल्सियस पर पहले गर्म किया जाता है 15 सेकंड तक। कितने, तो 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। उसके बाद में 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके बाद उसे ठंडा किया जाता है और फिर क्या करते हैं, उसे पैकेट वगैरह में पैक कर दिया जाता है। आपने देखा है जो दूध आता है ना वो पाश्चुरीकरण करा हुआ आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं आमतौर पर देखी जाती हैं, किसके द्वारा देखी जाती है? बहुत ही कंफ्यूजन भरा सवाल है लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर बात करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। ठीक है, तो एक्स किरण द्वारा, गामा किरण द्वारा, बीटा किरण द्वारा या फिर अल्ट्रावायलेट किरण के द्वारा। जी हाँ, बताइए कि वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं आमतौर पर देखी जाती हैं, बताइए। जी हाँ, तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ध्यान रखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपका अल्ट्रावायलेट प्रकाश। ठीक है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम से सही दोस्तों। और अल्ट्रावायलेट की किरणें क्या होती हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, हमारा जो सन है, यानी कि सन है, सूरज से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि आप ईवीएस पढ़ रहे हैं और आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो समझ लीजिए आपको कुछ नहीं पता है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या था। ध्यान ये भी रखना है कि वन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो आप कहेंगे 2006 में लागू हुआ था। ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य क्या था, वनों का वर्गीकरण करना, वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभयारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, या फिर पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। देखिए इसमें था क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 इसलिए लाया गया था। आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले क्या होता था, वनों का बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा था। लोग जिसका मन किया वो गया वन में, उसने काटा पीटा, अपने ट्रक में भरा और ले आया, उससे बिजनेस करने लगे लोग। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग थे, वन में जो लोग रहते थे, उन्हें बहुत बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि वो पूर्ण रूप से वनों पर निर्भर हैं और वन को काट कर कौन ला रहा था, व्यापारी लोग। ठीक है, इसीलिए वन अधिकार अधिनियम 2006 को लाया गया और उसके द्वारा कहा गया कि पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकांश अधिकारों को मान्यता देना, यानी कि उनके जो अधिकार हैं, वनों पर किसका अधिकार है, तो वनों में रहने वाले लोगों का। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन से राज्य सम्मिलित हैं, ये आपको बताना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। तो बताइए दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, जी हाँ, बताइए। तो ध्यान रखेंगे, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो कॉपी में नोट कर लीजिए। आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नोट किया है प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है। तो वह भूमि जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई होती है वह प्रायद्वीप कहलाती है। दोस्तों ध्यान रखें, तीन तरफ से पानी से घिरी है तो प्रायद्वीप है, और तीन तरफ से अगर स्थल से गिरा हुआ है और एक तरफ से जल से गिरा है तो उसे खाड़ी कहते हैं। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब बात करते हैं, आपने देखा है ये हो गया हमारा, मान लीजिए भारत। ठीक है, ये भारत हो गया, यहाँ तक मान लीजिए गुजरात है, यहाँ तक गुजरात है, और यहाँ तक हमें देखना है किसका, तो आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो आपको बताना है इस साइड में क्या है दोस्तों, एक ही क्या है, एक साइड क्या है, स्थल है, और तीन साइड क्या है, इधर से भी जल है, इधर से भी जल है, इधर से भी जल है। आप सभी लोग जानते हैं, इसीलिए प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीप में आपका कौन कौन से आते हैं, तो मैंने अभी आपके लिए बता दिया कि आपका
कौन कौन से आते हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो और मेरी मेहनत अगर लग रही हो कि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो एक बार लाइक शेयर अपने दोस्तों के लिए शेयर जरूर करें। ठीक है, अब बात करेंगे रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिया। आपको भी कुछ लोग देते हैं उपहार में, तो वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत है? दोस्तों आपको समझना ये है इसमें कि एक लड़का है, उसको क्या दिया, किसी ने किसी ने आंवला दिया और उस वह मुरब्बा बनाना चाहता है, उसका तो किस विधि को अपनाना पड़ेगा? संरक्षण, परिरक्षण, अपघटन या पाश्चुरीकरण? जी हाँ बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, नहीं पता तो ध्यान रखिए, पाश्चुरीकरण नहीं होता है। ठीक है, पाश्चुरीकरण में मैंने आपको बताया था गर्म करना पड़ता है और उसे गर्म करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा? गल जाएगा वो। ठीक है, तो ये तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, अपघटन नहीं होगा, संरक्षण नहीं होगा, आपका होगा परिरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? आप सभी लोग जानते हैं कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। जी हाँ बताएं दोस्तों, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कि मरुस्थलीय पौधों के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, कांटे जहां होते हैं, मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं उन पे अधिकतर कांटे पाए जाते हैं। क्यों होते हैं कांटे? तो इसलिए होते हैं, नमी तो वहां पर बहुत कम होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, नमी उनसे बाहर ज्यादा ना जा सके, इसीलिए उनकी पत्तियां भी कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ध्यान रखें। ठीक है, स्थलीय पौधे क्या होते हैं? जो स्थल पे पाए जाते हैं वो स्थलीय होते हैं। जलीय पौधे जल में पाए जाते हैं वो जलीय होते हैं। उभयधर्मी क्या होते हैं? जो जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं वो आपके उभयधर्मी कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ बताइए। देखिए दोस्तों, एक चीज समझ लीजिए, क्वेश्चन आपके हजारों क्वेश्चन है, लाखों क्वेश्चन है, करोड़ों क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन वो होते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस लेकर आता हूं। ठीक है, तो बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में कौन सा स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिणी महासागर? दोस्तों मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाया था, एनसीईआरटी मैंने आपको पढ़ाया था, तो इस टॉपिक के लिए बहुत अच्छे से कवर किया था, और आपने शायद उसको ध्यान दिया हो तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, जी हाँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी जरूर चेक कीजिए। ठीक है, अब बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कौन सा होगा दोस्तों? जी हाँ बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, गलत आ रहा है कुछ लोगों का गलत है, तो ध्यान रखिए इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, और एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जाएंगे, आपको आई बटन दिखेगा, और आई बटन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपको बताना है कि रेशम की रासायनिक प्रकृति कैसी है। दोस्तों आपने सुना है कि रेशम क्या होता है? रेशम आप जानते हैं कि जो कैटरपिलर होता है, यानी कि रेशम का कीड़ा होता है कैटरपिलर, और कैटरपिलर के द्वारा रेशम की उत्पत्ति होती है, यानी कि रेशम को बनाया जाता है। शहतूत का जो पेड़ होता है उस पर कैटरपिलर को पाला जाता है, आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो रेशम की रासायनिक प्रकृति बताना है कैसी है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, नहीं पता तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रेशम की जो प्रकृति है ना, वो एकदम से प्रोटीन है दोस्तों, रेशम की प्रकृति प्रोटीन है, ध्यान रखिए। ठीक है, जी हाँ, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तो मैंने सोचा आपके लिए नोट जरूर करना चाहिए कि रेशम की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है, और यह प्रोटीन फाइबर होता है। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए रेशम की प्रकृति कैसी है, तो प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन किस प्रकार का होता है? तो फाइबर प्रोटीन होता है, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, जो रेशम के कीट लार्वा द्वारा फाइब्रिन के रूप में उत्पन्न किया जाता है। रेशम के कीट लार्वा
लार्वा को क्या बोलते हैं, तो फाइब्रिन। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, लार्वा क्या होता है, तो वो अपने मुंह से कुछ धागे टाइप के निकालता है, वही कीड़ा कौन सा, रेशम वाला, उसका नाम क्या है, तो कैटरपिलर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे कीड़ों से बनाया जाता है, लेकिन जो सबसे अच्छी क्वालिटी का बनाता है वो कैटरपिलर होता है। तो आपको इन प्रश्नों को जरूर याद रखना है, ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट में मैं ऐड करता चलता हूँ, ठीक है। जी हाँ, बताएंगे किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है, चरस, ट्यूबवेल, ये ट्यूबवेल होगा, ठीक है, बूंद सिंचाई या फव्वारा। जी हाँ, बताएं दोस्तों। अगर इंग्लिश में मैं आपके लिए लिख दूं तो आप फटाक से आंसर दे देंगे, हो सकता है आप सभी लोग इसका भी आंसर सही देंगे, ठीक है। जी हाँ, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ड्रिप, ठीक है, ड्रिप मेथड। अब तो समझ गए होंगे ना, ड्रिप मेथड, अब तो समझ गए होंगे, बिल्कुल सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी हो जाएगा दोस्तों, बताइए, डी हो जाएगा। तो डी नहीं होगा, फव्वारा अलग होता है लेकिन बूंद सिंचाई होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह ध्यान रखें, ड्रिप मेथड आपका बूंद सिंचाई होता है और फव्वारा अलग होता है, फव्वारा अलग होता है, बूंद सिंचाई अलग होता है, जिसे ड्रिप मेथड बोलते हैं। और इससे क्या होता है, सबसे ज्यादा जल का संरक्षण होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ना, अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। अब बात करते हैं, और दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया ना, वो एक बार बेल आइकन को जरूर दबाएं, जो घंटी वाला बटन होता है ना, वो जरूर दबाइए। घंटी वाले बटन से क्या होगा कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा हमारी जब भी वीडियो अपलोड होगी, तो ठीक है। बताना कि कीट पक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता। जी हाँ, बताएं। आप सभी लोग जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर, और नहीं जानते तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न तो आपका हर एग्जाम में आता है। जी हाँ, बताएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है उस मृदा में नहीं होता, ध्यान रखेंगे। और नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए ये जो कीटभक्षी पौधा होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, निपेंथिस भी बोलते हैं, ठीक है, निपेंथिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, इस यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, ये दलदल वाले भाग में अधिकतर पाया जाता है, दलदल वाले भाग में, और वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चूहे, मतलब छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं उन सबको मार के खा जाता है। खाने का मतलब यह है कि एक डिब्बा टाइप का होता है, वो एकदम से जैसे ही वहाँ पर बैठता है, वहाँ पर क्या होता है, बंद हो जाता है वो ऊपर से, ठीक है। तो एकदम से वो वहीं पे मर जाते हैं और उसको नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है, इसीलिए हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करिए, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत की है आपके लिए प्रश्नों को चुनने में, तो आपको कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप कितने प्रश्न आप यहाँ पर कर पाए और आपको यहाँ से क्या सीखने के लिए मिला, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, सभी को कमेंट करना है जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप सीटेट 2020 में निश्चित सफलता पाना चाहते हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके लाइव क्लास की। तो लाइव क्लास का आपका शेड्यूल पता होना चाहिए, दोपहर 12 बजे और शाम 9 बजे, यानी कि रात्रि 9 बजे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो बस बाय बाय दोस्तों।